Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is biodiversity and its conservation. So in the last class we had discussed about the definition of the biodiversity. Bio यानी कि लाइफ, डाइवर्सिटी यानी कि वेरिएशन, जहाँ पर वेरिएशन मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. एंड नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड द स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, एंड नेक्स्ट इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, इन विच वी हैड डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में क्या आती है, वेरिएशन आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. सपोज टू बी, जैसे कि कैट की कोई स्पीसीज है, उस कैट की स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में अगर वेरिएशन आ रही है, सो दिस इज द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. और इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा था, इससे हमें फ़ायदा ये हो रहा था कि बाय चांस अगर उस स्पीसीज में से किसी एक पर्टिकुलर मेंबर की डेथ हो जाती है, तो किसी दूसरी इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण, तो जो दूसरे मेंबर्स होंगे उनमें कोई अलग क्या होगी, अलग वेराइटीज़ होगी, उनके अंदर अलग वेरिएशंस होंगी, अलग फीचर्स होंगे उनमें, तो वो अपने आप को उस फीचर्स, उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे और वो सर्वाइव कर जाएंगे. इसी तरह से जो कैट की स्पीसीज है वो बनी रहेंगी और हमें एक्सटिंक्शन का क्या नहीं होगा, खतरा नहीं होगा, एक्सटिंक्शन का डेंजर नहीं होगा हमें. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी. हमने जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया, अब हमारा टॉपिक है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी. सो द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया इज कॉल्ड द स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन. मतलब क्या है, सपोज करो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में कोई एक स्पीसीज मिल रही है, जैसे कि कैट है, कैट स्पीसीज है, रैट की स्पीसीज है, ठीक है, और किसकी स्पीसीज है, सपोज करो काऊ की स्पीसीज है, बर्ड्स की स्पीसीज है. तो ये इस तरह से अलग अलग स्पीसीज मिल रही है, अलग अलग हमें स्पीसीज मिल रही है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी. टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कितनी डिफरेंट स्पीसीज है यहाँ पर, 1 2 3 4 4 डिफरेंट स्पीसीज है यहाँ पर. ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ स्पेसिफाइड एरिया. ये एक स्पेसिफाइड एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में 4 टाइप की हमें डिफरेंट स्पीसीज मिल रही है. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी. अब एग्जांपल लेती हूँ मैं फॉरेस्ट का. सो मैंने बोला कि फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के रैट्स हैं, डिफरेंट टाइप की कैट्स हैं और काऊ है, बर्ड्स भी है. तो बताओ ये क्या है, किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है, तो आप बोलोगे ये स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है. क्यों? क्योंकि उस फॉरेस्ट में, वो फॉरेस्ट का एक पर्टिकुलर एरिया है, उस फॉरेस्ट में रैट भी है, कैट भी है, काऊ भी है और बर्ड्स भी है. तो ये क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी स्पीसीज हमें देखने को मिल रही है, स्पीसीज में वेराइटी हमें देखने को मिल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, इट एक्ट एज अ स्केल टू मेजर द बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम. अब इस लाइन का मतलब क्या है, तो इसको समझो. जैसे कि सपोज मैंने किया कि कोई फॉरेस्ट है, उसमें एक तो कैट की स्पीसीज है और एक रैट की स्पीसीज है. कैट क्या करती है, रैट को खाती है ना. अगर ये रैट ख़त्म हो जाए बाय चांस, ये रैट की जो नंबर है उस पर्टिकुलर एरिया पर ख़त्म हो जाए, तो कैट क्या खाएगी, है ना. तो कैट भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, रैट के बिना कैट क्या सर्वाइव कर पाएगी. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ 2 ही स्पीसीज है, कैट और रैट. जो कैट है वो रैट को खाती है, जो कैट है वो रैट को खाती है. अगर इन केस रैट की स्पीसीज उस पर्टिकुलर एरिया पर ख़त्म हो जाती है, रैट के जो नंबर है उस पर्टिकुलर एरिया पर ख़त्म हो जाते हैं, तो कैट अब क्या खाएगी, कैट किसको खाएगी, तो कैट के लिए तो कुछ बचा ही नहीं. हो सकता है कैट के नंबर्स में भी कमी आने लग जाए. क्यों आएगी उसके नंबर्स में कमी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगी. ठीक है, अब सपोज करो कोई एक और पर्टिकुलर एरिया है, उस पर कैट भी है, रैट भी है, बर्ड्स भी है, ऐसे बर्ड्स भी है जिसको कैट कंज्यूम कर सकती है, कोई इंसेक्ट वगैरह है,
मतलब कि बताओ अब इस पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप की स्पीसीज हो गई, 1 2 3 4 टाइप की स्पीसीज हो गई। अब जो कैट है वो रैट को खा रही है, ठीक है। बाई चांस अगर रैट के नंबर्स में कमी आ जाए, रैट खत्म हो जाए उस पर्टिकुलर एरिया में, तो कैट क्या करेगी, उसको तो सर्वाइव होना है, उसको तो जिंदा रहना है, तो वो क्या करेगी, हो सकता है इन बर्ड्स को कंज्यूम कर ले, क्योंकि रैट तो खत्म हो गए, तो वो क्या करेंगी, बर्ड्स को कंज्यूम कर लेंगी। कुछ ऐसे बर्ड्स जिनको कैट कंज्यूम कर सकती है, उन बर्ड्स को ये क्या कर लेंगी, कैट्स कंज्यूम कर लेगी। हो सकता है इंसेक्ट भी खा ले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ, ये जो पहले मैंने केस बताया था, एक पर्टिकुलर एरिया बताया था, उस पर्टिकुलर एरिया में तो सिर्फ कैट और रैट थी, और इस पर्टिकुलर एरिया में कैट, रैट, बर्ड और इंसेक्ट है। बताओ सबसे ज़्यादा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी किस में है, सबसे ज़्यादा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर तो 4 नंबर में है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है। तो अगर रैट खत्म हो जाएंगे तो कैट के नंबर अपने आप कम होने लग जाएंगे, रैट कम होंगे तो कैट पर अपने आप इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो रैट के नंबर्स में अगर कमी आ रही है तो कैट के नंबर्स में कमी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो बर्ड्स को कंज्यूम कर लेगी और वो सर्वाइव कर जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, रैट खत्म हो गए, इन्होंने बर्ड को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। इससे जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्या रहा, बैलेंस रहा। बैलेंस रहा ना भाई, जो कैट है उसने बर्ड को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। इस केस में क्या हो रहा था, कैट भी खत्म हो रही थी और रैट तो खत्म हो ही गए थे, लेकिन यहाँ पर कैट खत्म नहीं हुई, हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहा। इसी तरह से जो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा, वो हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रख सकती है। ये बात क्लियर हो गई। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इट एक्ट एज अ स्केल to measure the balance of an ecosystem. Is it okay? Next point is ecosystem biodiversity. ये ecosystem biodiversity क्या होता है, variation in ecosystem within the geographical location in terms of habitat, physical condition, flora and fauna with respect to other geographical area is known as ecosystem biodiversity. अब इसका मतलब देखो, कोई एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया मैंने और ये भी कोई एक दूसरा एरिया है, ठीक है। अगर मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ तो इस एरिया में जो फ्लोरा है और जो फोना है वो तो क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पर ये फ्लोरा भी मैक्सिमम है और ये फोना भी मैक्सिमम है। इसके अलावा जो हैबिट, इसके अलावा जो फिजिकल कंडीशन है वो तो है ही, अलग अलग तरह की फिजिकल कंडीशन है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में फ्लोरा और फोना की जो नंबर्स है वो कम है, फ्लोरा और फोना की जो नंबर्स है वो कम है। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, ट्रीज, फोना का मतलब क्या होता है, एनिमल्स, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लोरा और फोना, कितने टाइप्स के फ्लोरा हैं, कितने टाइप के फोना हैं किसी दूसरे एरिया के कंपैरिजन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पर फ्लोरा और फोना मैक्सिमम है, यहाँ पर फ्लोरा और फोना मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है, बहुत कम है। जैसे कि मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ पर सिर्फ सपोज करो कैट है और एक सिर्फ और सिर्फ टाइगर है, और यहाँ पर क्या है, नहीं, यहाँ पर कैट, टाइगर, रैट, बर्ड्स, इंसेक्ट, अलग अलग ट्रीज और बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर सिर्फ कैट है और बर्ड है और कुछ भी नहीं है। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी, इधर ही होगी सबसे ज़्यादा स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। और सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी कहाँ होगी, वो भी यहीं होगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरा भी मैक्सिमम है और फोना भी मैक्सिमम है, और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर फ्लोरा और फोना मैक्सिमम है। तो ये वाला जो होगा ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी। सो ये बोल रहे हैं वेरिएशन इन इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ, इकोसिस्टम में वेरिएशन आना किसकी टर्म्स में, या तो वो हैबिटेट की टर्म्स में हो, यानी कि हैबिटेट क्या होता है, होम, जहाँ पर वो रह रहे हैं। फिजिकल कंडीशन की टर्म्स में, फिजिकल कंडीशन यानी कि टेम्परेचर, सॉइल, रेन, इन सब की कंडीशन में।
फ्लोरा और फोना इन सबके टर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू अदर जियोग्राफिकल एरिया। और ये सारी कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, किसी अदर जियोग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जहाँ पर ये चीज़ें मैक्सिमम होगी उसको हम क्या कहेंगे, वहाँ की इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर, अलग अलग इकोसिस्टम हो सकते हैं जैसे कि ग्रासलैंड, माउंटेन्स, डेजर्ट, सी, रिवर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। इज इट ओके। नेक्स्ट देखो ग्लोबल इकोसिस्टम। ये ग्लोबल इकोसिस्टम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट एक डाटा है ये, जहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अबाउट 500 to 300 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन आवर प्लैनेट। ये बोल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग 500 to 300 स्पीसीज हमारे प्लैनेट पर मिलती है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 17 to 20 मिलियन स्पीसीज हमारे साइंटिस्ट ने क्या की है, आइडेंटिफाई की है। इनके अकॉर्डिंग तो क्या है, 500 to 300 मिलियन स्पीसीज हमारे प्लैनेट पर फाउंड हुई है, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 17 to 20 मिलियन स्पीसीज को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी उनको नहीं पता है। तो ये डाटा है, ये आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट देखो बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ इज अनइवन। जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि कितने तरह के वेरिएशंस है, वहाँ पर कितने तरह के ट्रीज हैं, कितने तरह के फ्लोरा और फोना है। तो जो बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी अर्थ पर वो अनइवन है, यानी कि अर्थ के कुछ पार्ट पर तो ज़्यादा है, मैक्सिमम है, अर्थ के कुछ पार्ट पर कैसा है, मिनिमम है। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने अर्थ का एक मॉडल बनाया है, इसमें ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। सो ये वाले इक्वेटर की लाइन है, ठीक है। इससे ऊपर की ये जो लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसके नीचे वाली को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इज इट ओके। अब देखो ये वाला जो रीजन है ना इक्वेटर के आसपास वाला, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा, या हम कहते हैं मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर फाउंड होती है। कहाँ पर, इक्वेटर पर, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती जाएगी, और जैसे ही हम पोल पर आएंगे तो सबसे लीस्ट यानी कि सबसे कम जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कहाँ पर होती है, पोल्स पर। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल को हम आर्कटिक रीजन भी बोलते हैं और साउथ पोल को हम अंटार्कटिक रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर पर तो सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी, और पोल्स पर आने के बाद तो बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल ही कम हो जाती है, यानी कि बिल्कुल ही लीस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ is uneven, the equator has the richest biodiversity। इक्वेटर पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। As we move toward the pole, biodiversity decreases। और जैसे जैसे हम पोल्स के पास जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। मिडल एंड साउथ ईस्ट अमेरिका मैक्सिमम फ्लोरल डाइवर्सिटी, यानी कि ये जो मिडल और साउथ ईस्ट अमेरिका वाला रीजन है यहाँ पर मैक्सिमम फ्लोरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। फ्लोरल यानी कि ट्रीज, जहाँ पर ट्रीज ज़्यादा होते हैं, तो इस वाले रीजन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ट्रीज की होती है, यानी कि फ्लोरा की होती है। और साउथ ईस्ट एशिया में 7% ऑफ टोटल एरिया बट 2/3 फ्लोरल डाइवर्सिटी एंड 30% वर्टिब्रेट्स एंड 90% पेस्ट। पेस्ट में क्या आते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, रैट वगैरह। और ये जो साउथ ईस्ट एशिया है ये मैक्सिमम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया है वो इस रीजन में है, जिसमें से 2/3 फ्लोरल डाइवर्सिटी है, 30% वर्टिब्रेट्स है, 90% पेस्ट। तो ये भी एक डाटा है, ये आपको लर्न करना है। नाउ लेट्स मूव। नेक्स्ट इज एनिमल डाइवर्सिटी इज हायर देन द प्लांट डाइवर्सिटी। ये कुछ डाटा है, ये आपको याद रखना है कि जो एनिमल डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है किससे, प्लांट डाइवर्सिटी से, ठीक है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी एनिमल्स की है।
और जो प्लांट किंगडम है उसमें से भी मैक्सिमम डाइवर्सिटी किसकी है, एंजियोस्पर्म की, और मिनिमम डाइवर्सिटी जिम्नोस्पर्म में। एनिमल डाइवर्सिटी और प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनिमल डाइवर्सिटी है, लेकिन प्लांट डाइवर्सिटी में अगर हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी किस में है तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी एंजियोस्पर्म में है और मिनिमम डाइवर्सिटी जिम्नोस्पर्म में है। फिर आता है इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में भी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है आर्थ्रोपोडा की, मिनिमम डाइवर्सिटी है प्रोटोकोडाटा की। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो इंसेक्ट्स वगैरह। अगर आपसे पूछे कि प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी में से किसकी ज़्यादा है तो एनिमल डाइवर्सिटी की। एनिमल डाइवर्सिटी में से भी पूछे कि किसकी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में से भी सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो आप लिखोगे इंसेक्ट्स की। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। इंडिया को हम क्या बोलते हैं, 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। अब ये पूछेंगे कि इंडिया किस रीज़न से 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में आता है। सो इसके रीज़न मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, ये आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट है 2.4% ऑफ टोटल लैंड। टोटल लैंड में से 7 to 8% जो है उसमें क्या है, टोटल बायोडाइवर्सिटी। 7 to 8% वहाँ पर टोटल बायोडाइवर्सिटी। 2.4% एरिया में से 7 to 8% क्या है, टोटल बायोडाइवर्सिटी है। ऑल काइंड ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट, सभी तरह के इकोसिस्टम प्रेजेंट है। ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, रिवर वैलीज, आइसलैंड एंड डेजर्ट्स। ठीक है, तो सभी तरह के इकोसिस्टम प्रेजेंट है कहाँ पर, इंडिया में। ग्रासलैंड भी हो सकते हैं वो, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज भी हो सकते हैं। मैंग्रोव में है जो कोरल रीफ, रिवर वैलीज, आइलैंड, डेजर्ट्स वगैरह। ठीक है, फिर है इन प्लांट स्पीसीज 45968, इतनी है प्लांट की जो स्पीसीज है वो इंडिया में इतनी है, और एनिमल की स्पीसीज कितनी है, 91364। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, और एग्रीकल्चर के टर्म्स में जो इंडिया है वो 7th नंबर पर है, और यहाँ पर 167 फूड क्रॉप लगाई जाती है। ओके, ये डाटा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री में कहाँ पर ज़्यादा है, जिस पर्टिकुलर एरिया पर वो कोरोना के पेशेंट ज़्यादा होंगे तो वहाँ उसको क्या कर देंगे, उस कंट्री को क्या अनाउंस कर देंगे, उसका कोरोना हॉटस्पॉट अनाउंस कर देंगे। जिस कंट्री में भी कोरोना के पेशेंट ज़्यादा होंगे, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका होगा जिस कंट्री में, उस एरिया को क्या बोल देते हैं, कोरोना हॉटस्पॉट बोल देते हैं। उसी तरह से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में क्या बोला है कि ऐसी जगह, ऐसे कोई पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, हॉटस्पॉट बोलेंगे। और ये जो हॉटस्पॉट वाला एरिया होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन लगाए जाते हैं कंजर्वेशन के लिए। क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, और अगर वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो हमें उसे कंजर्व करना होगा। अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है वो सारी की सारी एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर हम उसका कंजर्वेशन नहीं करेंगे। इसलिए उसको हॉटस्पॉट अनाउंस कर देते हैं ताकि वहाँ पर वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहे। ठीक है, सो अ प्लेस वेयर द ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। द कंसेप्ट गिवन बाय, ये जो कंसेप्ट था हॉटस्पॉट का, ये किसने दिया था, नॉर्मन मेयर्स ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब टोटल नंबर ऑफ हॉटस्पॉट कितने हैं हमारे यहाँ पर, 34 है, पहले 36 थे। 2.5% अर्थ एरिया, बट 50% हमारे अर्थ के एरिया में 50% तो एंडेमिक प्लांट स्पीसीज है, और 42% एंडेमिक वर्टिब्रेट्स है, और 55% फ्रेश वाटर फिशेस है। देखो, एंडेमिक का मतलब क्या होता है, ये आप आगे और अच्छे से समझोगे। एंडेमिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई एक स्पीसीज फाउंड हो रही है,
किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज फाउंड हो रही है और वो स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में है, बाहर किसी एरिया में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो स्पीसीज सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में है और बाहर किसी एरिया में प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा जाइंट स्क्वेरल, ये जो है ये एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट के एरिया में मिलती है। उस फॉरेस्ट का मेरे को नेम याद नहीं है, उस पर्टिकुलर एरिया में मिलती है, उसके बाद वो नहीं मिलती, वहीं पर उसको कंजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जो सिर्फ एक ही जगह पर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि 2.5% अर्थ एरिया बट 50% एंडेमिक प्लांट स्पीसीज, 50% तो एंडेमिक प्लांट स्पीसीज है, 42% एंडेमिक वर्टिब्रेट्स है और 55% फ्रेश वाटर फिशेज है। अब देखो सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के आपको नेम तो लर्न नहीं रखने हैं, लेकिन कुछ है जो आपको लर्न रखने हैं। वो क्या क्या है, मेजर वाले आपको याद रखने हैं। आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर, सेंट्रल अमेरिका, कोलंबिया चोको, माउंटेन ऑफ साउथ वेस्ट चाइना, एंटार्क्टिक फॉरेस्ट, सेंट्रल चाइल्ड श्रीलंका, मलेशियन आइलैंड, 3 इंडियन हॉटस्पॉट, ये सारे आपको लर्न रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 कंडीशन फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। किसी एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए उसके बारे में बताया हुआ है कि कब हम कहेंगे कि ये जो एरिया है ये हॉटस्पॉट है, कब उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। सो फर्स्ट इज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, वहाँ पर जितनी नंबर्स में एंडेमिक स्पीसीज होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज होगी उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर देंगे, हॉटस्पॉट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज है, यानी कि एंडेमिक स्पीसीज यानी कि वो सिर्फ उसी एरिया में है, किसी और एरिया में नहीं है, तो जितनी ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज होगी उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर देंगे, हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देंगे। और क्या क्राइटेरिया है उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने का, यानी कि कितनी उसमें एंडेमिक स्पीसीज होनी चाहिए मैक्सिमम कि हम उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर करें। सो एटलीस्ट 0.5% ऑफ वर्ल्ड्स एंडेमिक स्पीसीज, 0.5% तो होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन मैक्सिमम इतनी तो होनी चाहिए। अगर इतनी है 0.5% है तो हम उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे। अगर हम नंबर्स की टर्म में देखें तो एटलीस्ट 1500 ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इन नंबर्स, यानी कि 1500 होनी चाहिए, मैक्सिमम 1500 तो होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन 1500 होगी तभी हम उसको क्या डिक्लेयर करेंगे, हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ थ्रेट, यानी कि परसेंट हैबिटेट लॉस। 70% हैबिटेट लॉस, वहाँ पर कितना हैबिटेट लॉस हुआ है उसके बेसिस पर हम उसको क्या डिक्लेयर करेंगे, हॉटस्पॉट डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि सपोज करो कोई स्पीसीज है किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रही है, हैबिटेट यानी कि उसका होम, और उसका हैबिटेट जो है वो लॉस हो गया, ख़त्म हो गया ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी या किसी और रीज़न के कारण से उसका जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो गया, तो वो जो स्पीसीज़ है वो कहाँ जाएंगी, है ना। तो उनका जो हैबिटेट है कितना लॉस हुआ है, उनके हैबिटेट में कितना लॉस हुआ है, जितना लॉस उनके हैबिटेट में होगा उनको उतना ही कंजर्व करने की ज़रूरत है। अब इनके हैबिटेट में लॉस हो गया तो इन स्पीसीज़ को अब क्या ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि जिसको हम हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन लगाए जाते हैं, वहाँ पर कंजर्वेशन सबसे ज़्यादा की जाती है, सबसे ज़्यादा ध्यान वहाँ पर हॉटस्पॉट एरिया पर रखा जाता है। तो अगर जहाँ पर हैबिटेट लॉस हो गया है, जिन स्पीसीज का हैबिटेट लॉस हो गया है, उन स्पीसीज को ज़्यादा कंजर्व करने की ज़रूरत है, इसीलिए उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर देते हैं, हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन उनका जो हैबिटेट लॉस है वो कितना होना चाहिए, 70% अगर हैबिटेट लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देंगे। ओरिजिनल प्लेस इज फेसिंग डिफिकल्टीज फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये जो हैबिटेट लॉस है ये किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है। सबसे पहली है कि नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज कितनी है, अगर 1500 है तो हम उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देंगे, और कितना हैबिटेट लॉस हुआ है उसके बेसिस पर हम उसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। इंडिया के ये 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मैंने लिखे हैं। फर्स्ट है ईस्टर्न हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, सेकंड इज द वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड द थर्ड इज इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये बेसिकली इसका कुछ पोर्शन हमारे इंडिया में है, बाकी ये दूसरी जगह में भी फैला हुआ है, लेकिन कुछ पोर्शन, स्मॉल पोर्शन इसका इंडिया में है। ठीक है, कौन सा? इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का, इसका। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले ईस्टर्न हिमालयस बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, फिर वेस्टर्न घाट और फिर इंडो बर्मा। हम पॉइंट वाइज हम तीनों को डिस्कस करते जाएंगे। सो सबसे पहला फर्स्ट आएगा ईस्टर्न हिमालयस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी हैड स्टडी अबाउट द जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? किसी स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में वेरिएशन होना इज नोन एज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप की स्पीसीज है उसको हम क्या कहेंगे? स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी उतनी ही वहाँ पर क्या होगी? डाइवर्सिटी होगी। और ये किसका काम करती है? हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है। मैंने एग्जाम्पल भी देकर बताया था। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है किसकी टर्म्स में डाइवर्सिटी होनी चाहिए? वहाँ पर फिजिकल कंडीशन की टर्म्स में, हैबिटेट की टर्म्स में, या हम कह दें वहाँ पर कितने नंबर ऑफ फ्लोरा और फोना है। जितने नंबर ऑफ फ्लोरा और फोना होंगे उसकी डाइवर्सिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि जो कंडीशन हॉटस्पॉट एरियाज़ क्या होते हैं। हॉटस्पॉट एरियाज़ क्या होते हैं? और हॉटस्पॉट एरिया वो होते हैं जहाँ पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड होती है, उसको हम क्या कहेंगे? हॉटस्पॉट एरिया। और किसी एरिया को हॉटस्पॉट हम कब डिक्लेयर करेंगे? इन 2 कंडीशन के बेसिस पर हम किसी एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के। उसके अलावा हमने देखा था कि इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है और पोल्स पर सबसे कम बायोडाइवर्सिटी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। द फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी कवर्ड in the next video. Till then, thank you so much for watching. Have a nice day.